Hello students, in past video we are starting a new chapter, that is the AC circuit, okay, and in that introduction part we are talking about the how we can take the alternating current equation as well as the voltage equation, and if we have to see the average value, then what we have to do, as they are the AC, so they are always changing with respect to the time. Okay, so if we have to represent them in terms of the fixed value, then there is a problem whenever we are taking the average. So for its solution, we are considering the one interesting topic, that is the what RMS value. Okay, so if you remember, then it's okay. If you does not remember, then kindly go through this video again, and then this video you will start. Okay, so let me start. In this video, we are talking about the some AC circuit. Means हमने जो पहले सर्किट देखी थी उसमें क्या था कि सारे कंपोनेंट को हम जो कनेक्ट करते थे, वी आर कनेक्टिंग दैट कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू दी व्हाट डीसी बैटरी. नाउ the same circuit we are seeing here, but we are connected this component okay individually or their combination with the AC source. So first we are studying the three basic circuit, that is only resistive circuit with the AC source, then inductive and then capacitive. यानी कि हम एक रजिस्टर को AC सर्किट के साथ कनेक्ट करके उसके बारे में बात करेंगे, फिर एक इंडक्टर को और लास्ट में कैपेसिटर को अंदर. बराबर. तो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट है कि एक्सप्लेन द एसी सर्किट फॉर द सर्किट विच ओनली कंसिस्ट इन रजिस्टर. ओके, सो एसी करंट थ्रू अ रजिस्टर इन अ फेज विद द वोल्टेज, बट दिस इज not so in the case of the inductance and capacitor or a combination of this circuit element. यानी कि यहाँ पे आपको पहले से एक चीज ये बताई गई है जो आपको रिकॉल रखना है अंदर, बराबर, कि अगर आप जब भी एसी सप्लाई से कोई भी कंपोनेंट कनेक्ट करते हो, रजिस्टेंस, इंडक्टर या कैपेसिटर, बराबर, तो ओनली एक रजिस्टर ऐसा है जो रियल कंपोनेंट की तरह बिहेव करता है, जबकि इंडक्टर का डायमेंशन और कैपेसिटर का डायमेंशन रेजिस्टेंस के डायमेंशन के साथ मैच नहीं होता है अंदर, बराबर. तो ये लोग कोई क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होके एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करके वो करंट का क्या करेंगे, वे कंट्रोल करेंगे अंदर. पर कौन से फैक्टर से किस तरह से मल्टीप्लाई करके करेंगे वो हम नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसका, ये वीडियो का, उसमें हम डिस्कस करेंगे अंदर. यानी कि यहाँ पे सिंपल सी एक चीज बोली गई है आपको अंदर कि एसी और एसी सप्लाई में आप वोल्टेज और करंट ले रहे हो तो दोनों के इक्वेशन में साइन ओमेगा टी आएगा अंदर. तो ये जो ओमेगा टी है वो वोल्टेज के लिए और करंट के लिए खाली आर का जो केस होगा, यानी कि रेजिस्टेंस का केस, उसमें ही आपको सेम फेज मिलेगा अंदर. और इंडक्टर और कैपेसिटर या तो फिर कोई भी कॉम्बिनेशन होगा जिसमें इंडक्टर या कैपेसिटर हो, तो फिर आपको यहाँ पे V और I के बीच में जो एंगल होता है उसमें कोई ना कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा अंदर. समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? यस और नो? बराबर. सो इन ऑर्डर टू शो द फेज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एसी सर्किट, इट इज इजी टू एनालाइज द सर्किट बाय यूजिंग द नोटेशन ऑफ द फेजर. इसीलिए हम क्या करते हैं, फेजर डायग्राम का यूज करते हैं अंदर. तो आपको यहाँ पे समझाया गया है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फेजर डायग्राम. ओके, सो फेजर डायग्राम इज द डायग्राम विच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फेज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. यानी कि ये खाली आपको क्या करेगा, वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस का रिलेशन है वो आपको शो ऑफ करेगा अंदर. समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? यस और नो? अभी के लिए हम फेजर मेथड नहीं डिस्कस करेंगे अंदर, बराबर. उसका जब एक टॉपिक आएगा उसमें हम डिटेल में देखेंगे कैसे गिवन सर्किट के लिए हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने एसी सर्किट का पूरा कंसेप्ट तो समझा ही नहीं, तो उसके अलावा हम फेजर डायग्राम डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते अंदर, बराबर. नेक्स्ट बोल रहे हैं फेजर वेक्टर के बारे में थोड़ा बताया गया कि फेजर वेक्टर इज अ वेक्टर विच रोटेट अबाउट द ओरिजिन विद एन एंगुलर स्क्वायर ओमेगा एज शोन इन द फिगर. अभी आपको सीधे से क्लियर नहीं होगा, पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो V का इक्वेशन है वो हम क्या लिखते हैं, Vm साइन ओमेगा टी लिखते हैं कि नहीं लिखते अंदर? यस और नो? बराबर. अभी ये सीधी सी बात है, साइन है तो साइन की बात कर, साइन का क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम होता है, फिर से 0 वैल्यू होगी उसकी जब 180 डिग्री होगा, फिर 370 में -1 होता है अंदर, 270 में सॉरी, और फिर से 0, फिर से इसका रिपीटेशन हुआ कि ना हुआ अंदर, बराबर. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0 से लेके 1, 1 से फिर से 0, -1, 0 और फिर से सारी वैल्यू का रिपीटेशन किया. तो हम क्या करते हैं कि वो हर टाइम पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसके विथ रिस्पेक्ट टू वो टाइम के विथ रिस्पेक्ट टू ही जाएगा अंदर,
बराबर। तो हर टाइम पे वो जो वैल्यू अचीव करता है वो एक्स वाई प्लेन पे आप प्लॉट करते जाओ। तो 0 थी, फिर 1 हुई, 1 से फिर 0 हुई, -1 है, 0 हुई, तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है? तो कोई भी पॉइंट ले लो सर्कल का, उसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर दो तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया कि नहीं, इसलिए उसको वेक्टर बोलते हैं अंदर। और बराबर, तो हर टाइम के साथ वो अलग अलग पोजीशन पे होता है, तो सीधी सी बात, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ होगा अंदर। बराबर, यानी कि वो जिस तरह सेकंड हैंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता रहता है, उसी तरह ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या रहेगा भाई, घूमता रहेगा अंदर। तो अगर ये घूम रहा है तो उसका रोटेशन क्या हुआ, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन की क्या होती है, एंगुलर स्पीड होती है कि नहीं होती है अंदर, हाँ के ना। इसीलिए तो हम ये लिखते थे साइन ओमेगा टी लिखते थे अंदर। बराबर, क्योंकि ओमेगा यानी कि एंगुलर स्पीड इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम लिखते थे अंदर। तो भाई उसने जो भी टाइम था उसके विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या लिया, तो उसका ओमेगा हो गया कि ना हो गया अंदर। आइडिया आ रहा है सबको यहाँ पे, यस और नो। अब हम मेन पॉइंट पे बात कर रहे हैं अंदर। तो अगर आप इस तरह से उसका कंसेप्ट समझ रहे हैं अंदर, बराबर, तो सपोज मेरा पार्टिकल पे यहाँ पे है अंदर, बराबर, तो मैं यहाँ से उसके एंगल के बारे में बात करूँ तो मुझे इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे अंदर। बराबर, हम जनरली क्या करते हैं भाई, जो भी एंगल होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हम कंसीडर करते हैं अंदर। बराबर, तो सीधी सी बात है कि एक्स एक्सिस के साथ जो भी कंपोनेंट मिलेगा वो आपको कॉस वाला मिलेगा, और वर्टिकल के साथ आपको क्या मिलेगा, साइन वाला मिलेगा। अब हम जो सप्लाई और करंट में जो भी सप्लाई लेते हैं वो तो क्या लेते हैं, साइन के फॉर्म में ही लेते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारा फेजर वेक्टर है उसके वर्टिकल के कंपोनेंट है अंदर, यस और नो। बराबर, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है द वर्टिकल कंपोनेंट of the phasor V and I are the Vm sin omega t and Im sin omega t, जहाँ पे Vm और Im और कुछ नहीं, हमारा वोल्टेज और करंट की क्या है भाई, मैक्सिमम वैल्यू है। कभी कभी उसको पीक वैल्यू भी बोलते हैं अंदर, कभी कभी उसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं अंदर। जो भी बोले हमको दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमको यही चीज बोली गई है अंदर। बराबर, अब यहाँ पे आपको फाइनली सर्किट दे दिए गए कि किस तरह से एसी सर्किट से रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट करना है अंदर। बराबर, और फिर आपको देखना है कि हियर फिगर शोज द वोल्टेज एंड करंट ऑफ फेजर and their relationship at any time t1 corresponding to the circuit। बराबर, तो आपको यहाँ पे वो दोनों के बीच में क्या है भाई, जो भी वैल्यू मिलती थी उसके हिसाब से यहाँ पे क्या किया गया, उनका ट्रेसिंग किया गया। और ये ट्रेसिंग से हमको पता चलता है अंदर कि भाई जब वोल्टेज 0 होता है तो करंट भी 0 होता है, जब वोल्टेज मैक्सिमम होता है तो करंट भी मैक्सिमम होता है अंदर, जब वोल्टेज नेगेटिव मैक्सिमम होता है तो करंट भी नेगेटिव मैक्सिमम होता है। तो इससे पता क्या चलता है कि भाई जब भी एसी सर्किट के साथ हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो भी फेज है वो 0 है अंदर। यानी कि वो लोग कोई भी वैल्यू में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं अंदर, वो जिस टाइप की वैल्यू अचीव करता है वही टाइप की वैल्यू करंट भी अचीव करता है यहाँ पे अंदर। बराबर, तो यही चीज आपको यहाँ पे समझाई गई अंदर कि हियर द प्रोजेक्शन ऑफ वी एंड आई फेजर ऑन द वर्टिकल एक्सिस, जिससे हमको भाई साइन कंपोनेंट वाले आंसर मिलेंगे, रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट एट दैट इंस्टेंट। यानी कि आपको वहां से अगर करना हो तो आपको खाली करना क्या है कि यहाँ पे किया, बराबर, तो उसको वाई पे आपको क्या करना है, प्रोजेक्शन करना है। तो ये जो वैल्यू होगी वो कोई भी टाइम पे आपने मेजर जो आपका वोल्टेज और करंट आपको मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ के ना। बराबर, नाउ द रोटेटिंग वेक्टर विथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा, बराबर, और फेजर V and I in the case of resistor are in the same direction. This means that the phase angle between voltage and current will be what, 0। बराबर, तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, जो भी उसके जो पॉइंट है जो प्रैक्टिकली एक्सट्रैक्ट होते हैं वही यहाँ पे लिखे हैं। इसलिए आपको लगेगा कि ये रैंडम चीज क्यों आ रही है यहाँ पे अंदर। बराबर, क्योंकि ये क्या है कि सर्किट के जो भी ट्रूथ है वो आपको लिख के दे दिए गए यहाँ पे, और कुछ है नहीं अंदर। बराबर, तो इतना पार्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। अब नेक्स्ट चीज की बात करें तो नेक्स्ट आपको वही का वही सेम कंसेप्ट समझाया, पर अब किसके लिए बताया कि रजिस्टर्स को ना लगा के अगर हम इंडक्टर लगाते हैं तो क्या होगा अंदर। बराबर, तो क्वेश्चन क्या है हमारा भाई यहाँ पे कि ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द करंट फॉर एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर एंड वी हैव टू अगेन ड्रॉ द वी एंड आई ग्राफ। बराबर, तो सर्किट कैसी बनेगी आप बोल सकते हो अंदर, यस और नो। अब यहाँ पे हमने जो इंडक्टर लिया है वो कैसा लिया है कि भाई उसका जो रेजिस्टेंस हो वो कम से कम हो अंदर। तो यहाँ पे वही से स्टार्टिंग होगी कि हियर वी आर कंसीडरिंग द इंडक्टर व्हिच हैज द नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, सो द सर्किट विल प्योरली विल बी व्हाट, इंडक्टिव एसी सर्किट। यानी कि इंडक्टर का जो फंक्शन होगा उसकी सर्किट होगी, इसलिए हम उसको प्योरली इंडक्टिव सर्किट भी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। अभी सप्लाई वोल्टेज तो एसी दे रहे हैं, तो एसी वोल्टेज का तो फिक्स इक्वेशन है V इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी अंदर। बराबर, अब आपको पता है कि एप्सिलॉन इक्वल टू हम क्या लिखते थे भाई,
इंडक्टर के लिए L di/dt लिखते थे, बस लिख दो एप्सिलॉन की जगह खाली यहाँ पे V लिखना है और कुछ नहीं करना है अंदर, बराबर। अब आपको क्या करना है कि करंट का इक्वेशन अचीव करना है तो करंट को अकेला करना पड़ेगा, बाकी लोगों को सामने भेज देना पड़ेगा आपको अंदर, हाँ कहना। तो di/dt इक्वल टू क्या होगा भाई, V/L होगा। अभी V का खुद का इक्वेशन क्या है भाई, Vm sin ओमेगा t, तो लिख देंगे अंदर यहाँ पे अंदर, हाँ कहना, बराबर। तो फाइनली di इक्वल टू आपको इक्वेशन क्या मिलेगा भाई, Vm/L मिलेगा साइन ओमेगा और इंटू dt आएगा। अभी हमको तो I चाहिए ना, तो क्या करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेशन कर दो। तो di का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, I होगा। अभी यहाँ पे Vm/L तो कॉन्स्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा। साइन का जो भी होगा उसका आंसर क्या आएगा भाई, कॉस ओमेगा टी और डिवाइड बाई क्या आएगा, ओमेगा आएगा अंदर। यानी कि उसका यहाँ पे जो भी टर्म्स है, बराबर, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन आपको डिनोमिनेटर में लिखना होता है अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो, बराबर। तो आपको फाइनली क्या मिल गया, कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा मिल गया। तो आपको फाइनली आई का इक्वेशन क्या मिला, Vm डिवाइड बाई ओमेगा L कॉस ओमेगा टी मिला अंदर। समझ में आ रहा है सबको। अगर ये कांस्टेंट की थ्योरी आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी आप कंफ्यूज हो गए तो बेटर आप ना लिखो तो अच्छी बात है अंदर, बराबर। और अब रीड करोगे तो आपको पता चल गया t इक्वल टू 0 होता है तो I इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे ये सारी क्वांटिटी भी आपकी क्या होगी, 0 की, क्योंकि cos 0 की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं एक्चुअल में अंदर, बराबर। पर यहाँ पे बाकी के फैक्टर तो भाई 0 है ना अंदर, इसलिए वहां पे उसकी वैल्यू क्या रहेगी भाई, 0 रहेगी। क्योंकि अगर करंट ही नहीं जा रहा है अंदर, बराबर, तो वोल्टेज भी 0 होगा वहां पे, तो वो भी 0 होगा, तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी आपकी, 0 होगी अंदर। तो फाइनली आपको वही इक्वेशन मिलेगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि I इक्वल टू क्या मिला भाई, Vm डिवाइड बाई ओमेगा L कॉस ओमेगा टी। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो, बराबर। अब आपको यहाँ पे करना क्या है भाई, कि ये जो कॉस ओमेगा टी उसको साइन में रिप्लेस करना था। हमको पता है भाई साइन π/2 माइनस ओमेगा टी लिखे तो हमारा काम हो जाता है। पर हमने क्या किया था कि जब इंटीग्रेशन किया था तो साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस कॉस आता है एक्चुअल में, इसलिए हमारे इक्वेशन में क्या चलता रहता है भाई, माइनस चलता रहता है यहाँ पे अंदर, हाँ कहना। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे है क्या चीज आखिर है फाइनली अंदर, कि अगर आप कॉस को कन्वर्ट करते हो तो उसको साइन π/2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हो अंदर। समझ में आ रहा है। पर ये माइनस साइन को अंदर घुसाना हो तो आपको साइन का एंगल क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा अंदर। समझ में आ रहा है, यानी कि ओमेगा 2 माइनस π/2 लिखना पड़ेगा अंदर। आइडिया आ रहा है सबको अंदर, यस और नो। एक्चुअली में इक्वेशन क्या बन रहा है, π/2 माइनस ओमेगा टी, और उसमें क्या है कि भाई कॉस अपने आप में क्या है, इवन फंक्शन है, पर साइन और वो वाले क्या है भाई, ऑड फंक्शन है अंदर, बराबर। तो उनका अगर करो तो आपको आंसर क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है अंदर। या तो फिर ये फॉर्मूला आप याद रख लो, बराबर, तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। तो फाइनली आपको I का जो इक्वेशन मिला वो क्या मिला भाई, I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2 मिला अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। अब यहाँ पे Im को मैं कंपेयर करूं तो Im इक्वल टू क्या मिला, Vm डिवाइड बाई ओमेगा L। अगर आप ओमेगा L का डायमेंशन चेक करोगे तो उसका डायमेंशन आपको रेजिस्टेंस की तरह मिलेगा, यानी कि ओमेगा L अपने आप में एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे अंदर, बराबर। और उसको यहाँ पे बोला क्या गया है कि ओमेगा L इज कॉल्ड द इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला गया है। उसको क्या बोला गया है भाई, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और उसको रिप्रेजेंट R से नहीं पर X से रिप्रेजेंट करेंगे और इंडक्टर का इसलिए L लिखेंगे। और उसके यूनिट की बात करें तो वो रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करता है, तो उसका यूनिट क्या आएगा भाई, ओम आएगा अंदर। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो वोल्टेज था उसका इक्वेशन में क्या था, साइन ओमेगा टी, पर जो करंट का इक्वेशन में वो में क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस π/2, यानी कि वोल्टेज का जो फेज है उससे इसका फेज कितना कम होगा भाई, π/2 जितना कम होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंडक्टिव सर्किट जब प्रेजेंट होती है तो वोल्टेज और करंट कभी भी सेम फेज में होते नहीं है, बल्कि उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस होता है, और वो फेज डिफरेंस कितना होता है, π/2 जितना होता है। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ के ना, बराबर। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है भाई, π/2 जितना होता है। पर यहाँ पे कम फेज किसका है, करंट का है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज है वो आगे है, जबकि करंट वो पीछे है। कितना फेज पीछे है भाई, π/2 जितना फेज पीछे अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे साइकिल ड्रॉ करनी पड़ेगी अंदर, बराबर। तो सबसे पहले आपको वोल्टेज का तो जैसे ड्रॉ करते थे कर ही देने का अंदर, बराबर। अभी यहाँ पे है क्या पे, वोल्टेज आगे है, इसका मतलब क्या हुआ, बराबर, कि वोल्टेज जो भी वैल्यू अभी परचेज कर रहा है, बराबर, तो वो क्या है कि 1/4 टाइम के बाद करंट अचीव करेगा। तो सपोज यहाँ पे t इक्वल टू 0 टाइम पे, बराबर, वोल्टेज ने 0 वैल्यू अचीव की है, तो करंट, बराबर,
T4 टाइम है, यानी कि पूरी साइकिल को हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो ये आपका क्या हुआ 1 ऑसिलेशन है कि T टोटल हुआ, तो ये क्या होगा T4, फिर T/2, 3T/4 और T होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 होगी। अब करंट मैक्सिमम हो रहा है बराबर, तो वो कब होगा और T वाले टाइम में होगा, फिर से 0 होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। यानी कि यहाँ पे सिंपल सा फंडा क्या चल रहा है अंदर कि जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तब करंट 0 होगा और जब करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज 0 होगा अंदर। π/2 का यही तो रूल है अंदर, यस और नो। क्योंकि हमको पता है कि साइन और कॉस की बात करें तो साइन जब 0 होता है तो कॉस 1 होता है और कॉस जब 0 होता है तो साइन 1 होता है अंदर, यस और नो। तो यही स्टेटमेंट आपको फाइनली लास्ट में लिखना है अंदर बराबर। तो यहाँ पे आपको पता चल जाए कि जब भी आप प्योरली इंडक्टिव सर्किट लेते हो तो वोल्टेज और आई के बीच में फेज डिफरेंस मिलता है, वो कितना मिलता है π/2। तो π/2 किसका ज्यादा है, V का, और आई क्या है पीछे है उसके अंदर। समझ में आ गया कि ना आ गया सबको इतना बात। वही का वही सेम टॉपिक कैपेसिटर के लिए भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अंदर बराबर। तो कैपेसिटर एक्चुअल में है क्या भाई, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें दो प्लेट लगाई जाती है और उसको जब भी एक डायरेक्शन में सप्लाई दिया जाता है तो एक प्लेट उसकी पॉजिटिव बनेगी और दूसरी वाली नेगेटिव बनेगी अंदर, और उसके बीच में क्या होता है, चार्ज स्टोर होता है। पर होता क्या है कि जब भी चार्ज स्टोर होता है तो जब फुल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट बनी तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगी, अपोज करेगी अंदर। इसलिए यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। अगर उसका ग्राफ ड्रॉ करो बराबर सर्किट का तो आपको कुछ ऐसा कर्वेचर एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पर। और एक बार क्या होता है कि भाई कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी सफिशिएंट हो जाती है कि वो फर्दर करंट को अपने आप में से पास होने देगा नहीं अंदर बराबर। तो वहां पे हमारी सर्किट का करंट क्या हो जाता है भाई, 0 हो जाता है। तो यही सारी चीज में भी यहाँ पे एक्सप्लेन आपको की गई होगी अंदर। तो क्या बोल रहे हैं कि जिस तरह से हमने प्योर इंडक्टिव लिया था उसी तरह यहाँ पे भी प्योर कैपेसिटिव सर्किट यानी कि कैपेसिटर है वो हम क्या करें, एसी सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं अंदर। हियर कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द एसी वोल्टेज। और एसी वोल्टेज का फॉर्मूला तो हमारा फिक्स ही है भाई यहाँ पे अंदर, हाँ कहना। अब यहाँ पे बोलते क्या है कि व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्ट टू द वोल्टेज सोर्स इन डीसी सर्किट, यानी कि जब बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं दैट करंट विल फ्लो फॉर द शॉर्टर टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर। यानी कि कैपेसिटर जब तक चार्ज रहेगा तब तक ही बराबर वो टाइम इंटरवल के लिए करंट वहां पे फ्लो होगा। एज द चार्ज एक्यूमुलेट ऑन द कैपेसिटर प्लेट द वोल्टेज अक्रॉस इज इंक्रीज अपोजिंग द करंट। यानी कि जैसे जैसे वो चार्ज होता है तो उसकी प्लेट के अंदर डिपोजिट हुआ जो चार्ज है वो अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और वो उसमें से पास हो रहे करंट को फिर क्या करेगा भाई, अपोज करेगा अंदर। समझ में आ रहा है? एंड व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज एंड करंट इन द सर्किट फॉल्स टू दी 0। पर जब एसी सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है अंदर कि एसी सर्किट की साइकिल देखो तो आधी पॉजिटिव और आधी नेगेटिव होती है अंदर। यानी कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन आधी साइकिल में क्लॉकवाइज चलेगी तो बाकी की आधी साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। तो उससे होगा क्या कि आपकी कैपेसिटर प्लेट एक केस में यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसकी जो अदर हाफ साइकिल होगी उसमें ये वाला पॉजिटिव बनने का ट्राई करे और ये नेगेटिव। यानी कि यहाँ पे पूरी साइकिल में एक बार कैपेसिटर चार्ज होकर फिर दूसरी साइकिल में अपने आप क्या हो जाएगा भाई, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो फिर उसका उल्टा भी हो सकता है अंदर बराबर। तो यही चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ट्राई किया गया अंदर। बट व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द एसी सोर्स इट्स लिमिट्स और टू रेगुलेट द करंट बट डज नॉट कंप्लीटली प्रिवेंट द फ्लो ऑफ charge. The capacitor is alternatively charged and discharged as the current reverse in each half cycle. बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई डीसी सर्किट में भले वो काम ना करे पर एसी सर्किट में जिस तरह से रेजिस्टेंस काम करता है वैसे ये भी करेगा, यानी कि करंट को कंट्रोल करेगा अंदर। पर कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकता पर कर सकता अंदर, चार्ज का कंट्रोल करके अंदर बराबर। और यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि कैपेसिटर आपका चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा हर हाफ साइकिल के अंदर। तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर उसमें भाई राइट नाउ स्टोर चार्ज अगर Q है अंदर बराबर और उसके अभी सप्लाई जो वोल्टेज जो V है तो यहाँ पे आपको इक्वेशन क्या है, Q इक्वल टू CV ऐसा इक्वेशन याद रखना है। CV रामन याद आता है कुछ हमारा मैथमेटिशियन के अंदर, तो Q थे बराबर, Q इक्वल टू CV। तो फाइनली आपको जिसका भी इक्वेशन बना सकते हो अंदर। तो V इक्वल टू आपको क्या मिलेगा भाई, Q बाई C। अभी V इक्वल टू हमने क्या लिखा था भाई, VM और C को यहाँ पे लिया और C
साइन ओमेगा टी आएगा और इक्वल टू क्यू। पर हमको तो क्या करना है, करंट फाइंड करना है, तो क्यू इक्वल टू एक्चुअल में नहीं लिखते, पर डी क्यू बाई डी टी होता था तो उसको हम आई लिखते थे अंदर, हाँ के ना, बराबर। तो आप क्या करो, ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसका डिफरेंशिएशन करो अंदर, तो सी वी एम तो कॉमन आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा भाई, कॉस ओमेगा टी आएगा अंदर, और ओमेगा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद रखो कि जो भी साइन और कॉस का जो एंगल है, अगर उसमें टाइम के साथ कोई और कुछ दिया गया है तो इंटीग्रेशन में उसको डिवाइड करना है, जबकि डिफरेंशिएशन होता है उसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है अंदर, बराबर है। तो सामने क्या हो जाएगा भाई, डी क्यू बाई डी टी, जिसको हम आई लिख सकते हैं। तो फाइनली आई का इक्वेशन आपको क्या मिला भाई, वी एम ओमेगा सी और क्या मिला, कॉस ओमेगा टी आपको मिला यहाँ पे अंदर, समझ में आ रहा है, बराबर। अब प्रैक्टिकल में जब देखा गया तो पता चला कि भाई आई और वी एम की वैल्यू को ट्रेस किया गया अंदर, आई और वी एम की वैल्यू को ट्रेस किया गया तो मालूम पाया गया कि आई की वैल्यू बराबर हमको जो वोल्टेज की वैल्यू मिलती है उससे हर बार पाई बाय 2 जितने फेज में आगे मिलती है। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉस को साइन में तो कन्वर्ट करते हैं, बराबर, पर साइन में ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 करके करते हैं अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना बात, हाँ क्या ना। तो फाइनली आपको आई का इक्वेशन क्या मिला भाई, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अभी एक्चुअल में था क्या, आई एम इक्वल टू हमारे पास क्या था भाई, वी एम सी ओमेगा था यहाँ पे अंदर, बराबर। अभी हमको उसको तो वी बाय आर वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो तो ये सी डब्ल्यू को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो वी एम अभी ये न्यूमरेटर में तो कहाँ जाएंगे, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर जाएंगे तो 1 अपॉन ओमेगा सी, और आप जब भी 1 अपॉन ओमेगा सी का डायमेंशन चेक करोगे तो उसका डायमेंशन अगेन रेजिस्टेंस जैसा ही मिलेगा अंदर, समझ में आ रहा है। तो इसको जो बोलते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी को, उसको क्या बोलते हैं भाई अंदर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं अंदर, क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो हियर 1 अपॉन ओमेगा सी प्लेज द रोल ऑफ रेजिस्टेंस, बराबर, एंड इट इज कॉल्ड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सी। तो ये होगा आपका अंदर, समझ में आ रहा है सबको। और इसका एसएन की बात कर रिएक्टेंस से, तो उसका भी क्या होगा, ओम होगा। और आपने यहाँ पे जो करंट का इक्वेशन डिराइव किया तो आपको पता चला कि यहाँ पे भाई ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, जबकि वी का भी इक्वेशन खाली ओमेगा टी था, यानी कि वोल्टेज से यहाँ पे करंट पाई बाय 2 जितना क्या है भाई आगे है, तो जो इंडक्टर में पाई बाय 2 पीछे था करंट, जबकि कैपेसिटर में क्या निकल गया, आगे निकल गया अंदर, समझ में आ रहा है। याद रखना, स्टोरेज होती है तो हम आगे ही बढ़ते हैं और खाली होता है तो हम पीछे ही रहेंगे अंदर। तो इंडक्टर क्या करता था, खाली करता था, जबकि कैपेसिटर तो चार्ज को स्टोर करता है, इसलिए यहाँ पे करंट क्या है, पाई बाय 2 जितना आगे है अंदर, समझ में आ गया कि ना आगे आपको। अब ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो ग्राफ आपको किस तरह से ड्रॉ करना है अंदर, बराबर, जैसे आगे किया था वैसे, पर आपको क्या करना है, छोटा सा व्यू ड्रॉ करना है पहले और इसको आपको आई दे देना है अंदर, बराबर। और वही चीज आपको रिपीट करनी है कि करंट ने अभी जो वैल्यू अचीव की वो पाई बाय 2 की तरह वोल्टेज करेगा, इसलिए आपका वोल्टेज का इक्वेशन ऐसे बड़ा करके ऐसे ड्रॉ करने का अंदर, समझ में आ रहा है अंदर, बराबर। मेरा थोड़ा एक्यूरेट नहीं है, पर आप यहाँ पे फिगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ड्रॉ किया गया अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो। और लास्ट में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना होगा, क्या लिखना होगा अंदर, कि भाई दोनों के बीच में यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, पाई बाय 2। हियर करंट इज पाई बाय 2 अहेड ऑफ द वोल्टेज, बराबर, एज दे रोटेट इन द क्लॉकवाइज। कुछ भी आप लिखो तो कोई प्रॉब्लम, हमको खाली मेंशन करना है कि पाई बाय 2 है अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। तो आज हमने क्या किया भाई, प्योर एसी सर्किट देखी, रेजिस्टेंस वाली, इंडक्टर वाले, कैपेसिटर वाली, और उसमें हमको क्या समझने को मिला वो हमने एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई किया। अब आगे वाले वीडियो में हम उसके कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे अंदर। ओके, थैंक यू।